सबको नमस्ते। आपने पिछले दोनों वीडियो में पाठ की व्याख्या और लेखक का परिचय पढ़ा या समझा। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, दोपहर का भोजन, तीसरे वीडियो में उसको विस्तार से चिंतन करने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? घर की स्थिति सही नहीं चल रही थी और परिवार गरीबी से जूझ रहा था। जब थका हारा रामचंद्र बाहर से आकर मोहन के बारे में पूछने लगा तो सिद्धेश्वरी को झूठ बोलना पड़ा। वह रामचंद्र को यह नहीं बता सकती थी कि मोहन पढ़ने के स्थान पर आवारागर्दी कर रहा है। मोहन पढ़ने के स्थान पर समय नष्ट कर रहा था, अतः यह झूठ बोलकर घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। प्रश्न 2। कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर। कहानी का सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी है। वह जानती है कि घर की स्थिति सही नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी वह स्थिति को संभालने रखती है। घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। वह जानती है कि परिवारजन सच्चाई से वाकिफ हैं, लेकिन अपने झूठ से वह उनके अंदर विश्वास कायम रखती है। वह परिवारजनों के मध्य भी प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती है। सबके मन हालातों से टूटे हुए हैं, लेकिन वह इन टूटे हुए सभी मन को अपने झूठ से संभाले हुए रखती है। प्रश्न 3। कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे गरीबी की विवस्था झांक रही हो। उत्तर। निम्नलिखित प्रसंगों से गरीबी की विवस्था झांक रही है। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा नहीं भरा। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी, जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख दिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गिलास मुंह में रखा, तब न मालूम कहां से उसकी आंखों में आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भिन भिन कर रहा था। आंगन में अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। प्रश्न 4। सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। अनथक मतलब नहीं थकाने वाला, लगातार। इस संबंध में आप अपने विचार रखिए। सिद्धेश्वरी जानती थी कि घर की स्थिति को लेकर घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से खिंचा हुआ था। वह झूठ बोलकर उसे सामान्य करने का प्रयास करती है। हम यह नहीं कहते कि यह प्रयास अनर्थक या सार्थक है। यह प्रयास अवश्य कर रही है। पिता उसके मुंह से तारीफ सुनकर प्रसन्न हो गए थे। कठिन समय में भी यही तारीफ घर वालों को आपस में बांधे हुए थी।
मोहन और रामचंद्र के मध्य अवश्य एक खींचतान दिखाई देती है, लेकिन सिद्धेश्वरी अपने झूठ से उसे भी कम करने का प्रयास करती है। यदि ऐसा ना करे तो घर में सब बिखर कर रह जाएगा। जहां तहां यह प्रयास करते हुए दिखाई देती है। इस तरह अपने घर को एक किए हुए तथा इसे अनर्थक प्रयास नहीं कहा जा सकता है। अर्थात बेकार का परिश्रम नहीं कहा जा सकता, सार्थक परिश्रम कहा जा सकता है। अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी संवेदना पूरी तरह उभर कर आती है। कहानी के आधार को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है। उत्तर, अमरकांत की भाषा आम बोलचाल की भाषा है। इसमें बनावट लेश मात्र नहीं है। वे बड़े सहज रूप में बात करते हैं। उदाहरण के लिए, सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का का कसम, एक रोटी देते हो, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात एक घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। पैर रखने के खैर रखने के लिए ले रहा हूं, गुड़ होगा क्या? इसमें लेखक ने कनखी, घुटे उस्ताद, बड़के धरादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को सजीव बना दिया है। प्रश्न 6, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी के खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। परिवार में सब जानते हैं कि घर में पेट भर भोजन करने के लिए अन्न नहीं है। सिद्धेश्वरी रोटी देने पर जोर डालकर उन्हें यह साबित करना चाहती है कि अन्न भरा पड़ा है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र तथा मुंशी जी स्थिति से वाकिफ हैं। वे रोटी न लेने के लिए बहाने बनाकर सिद्धेश्वरी को धोखा देने का प्रयास करते हैं। उन्हें भूख नहीं है, यह उनकी व्यवस्था है। वे आधे पेट होने पर भी पेट भरे होने की बात कह रहे हैं। यह उनकी गरीबी है जो उनसे झूठ बुलवा रही है। प्रश्न 7, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी का असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबद्ध है, लिखिए। मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी के मध्य जो बातें होती हैं वे आपस में संबद्ध नहीं रखती हैं। संबद्ध मतलब एक दूसरे से मिला जुला हुआ। सिद्धेश्वरी अचानक मुंशी जी से बारिश के विषय में, कभी फूफा के विषय में, तो कभी गंगाशरण बाबू की लड़की के विषय में बात करके माहौल को हल्का करने का प्रयास करती है। वह जानती है मुंशी जी के पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं है। यदि उत्तर होता तो इससे पहले ही जवाब मिल गया होता। मुंशी जी की स्थिति भी वह समझती है। घर की आर्थिक स्थिति खराब है। मुंशी जी के पास नौकरी नहीं है। वह तलाश कर रहे हैं मगर अभी तक कामयाब नहीं हुए। घर में खाने के लिए नहीं है। बड़ा लड़का नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। मुंशी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अतः मुंशी जी स्वयं घर की स्थिति पर बनाए बात करने के लिए कतराते हैं। अतः वह प्रयास करते हैं कि कम ही बोले। उन दोनों के मध्य स्थिति को सामान्य करने के लिए सिद्धेश्वरी असंबद्ध बातें करती है जो कहानी में संबद्ध बनाए रखने के लिए सहायता करती है। कहानी में यह आवश्यक था। प्रश्न 8, दोपहर का भोजन शीर्षक किन किन दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है? उत्तर, पूरी कहानी में दोपहर के भोजन के समय को दर्शाया गया है। रामचंद्र तथा मोहन का दोपहर में आना, फिर चले जाना, पिताजी का विश्राम करना आदि बातें दोपहर के समय का सार्थक कर देती है। सभी आते हैं और खाना खाने के पश्चात चले जाते हैं। अतः इस कहानी का नाम निम्नलिखित दृष्टियों से पूर्णतया सार्थक है। प्रश्न 9, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ
100 सत्यों से भारी है। अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। सिद्धेश्वरी ने जो भी झूठ बोले वह अपने परिवार के मध्य एकता, प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए बोल रहे थे। उसके झूठों में किसी भी प्रकार के स्वार्थ विद्यमान नहीं। उसके झूठ एक भाई का दूसरे भाई के प्रति, बच्चों का पिता के प्रति और पिता की बच्चों के प्रति आपसी समझ और प्रेम बढ़ाने के लिए बोले गए थे। इस तरह वह परिवार को मुसीबत के समय एक बनाने रखने का प्रयास करती है। अतः उसके झूठ 100 सत्यों में भारी है। झूठ वह कहलाता है जिससे किसी का नुकसान हो। इन झूठों से किसी का नुकसान नहीं था, परिवार को जोड़े रखने के माध्यम थे। ये झूठ अच्छी भावना लेकर बोले गए थे, अतः ये 100 सत्य से बहुत अच्छे हैं। प्रश्न 10, आशय स्पष्ट कीजिए। वह मत वाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। उत्तर, सिद्धेश्वरी को अचानक याद आया कि उसे पानी की प्यास लगी है, अतः वह ऐसे उठी मानो वह मतवाली हो गई हो। उसने उसी अंदाज में घड़े में लोटा डाला और उसे गटागट पानी को पी गई। यह कहकर उसने अपनी मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। सिद्धेश्वरी ने मोहन को यह झूठ बोला कि बड़ा भाई उसकी तारीफ कर रहा था। मोहन जानता था कि उसका बड़ा भाई उसकी तारीफ नहीं कर सकता है, अतः सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर मोहन की ओर देखा। वह यह जानती थी कि कहीं मोहन ने उसे झूठ पकड़ तो नहीं लिया है। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उससे बातचीत करने वाले हों। कटोरे में दाल पीने के बाद कुछ चने के दाने बचे रह गए थे। मुंशी जी को भरपेट खाना नहीं मिला था, अतः कटोरे में बचे चने के दानों को वह ललचाई निगाहों से देख रहे थे। अतः जिस तरह से वह चने के दानों को देख रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो वह उससे कुछ कहना चाह रहे हों। तो पुनः सभी साथियों को नमस्ते। पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आप यहां लिख सकते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने मित्रों के पास भेजें ताकि अधिक से अधिक मित्रों को इसकी सहायता मिल सके और हम हिंदी साहित्य को आगे प्रेरित करते रहें। पिछला दोनों वीडियो को भी आप देखें ताकि यह पाठ अच्छी तरह समझ में आए। और इस पाठ के साथ पुनः विराम देते हैं और अगले पाठ की सूचना के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। सबको मेरा स्नेह भरा नमस्ते। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे।